चलिए आज पहले रिवीजन किया जाए ना। रिवीजन किए बहुत दिन हो गया। पूरा आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के पूरा यहाँ तक तो भाग के साथ पूरा रिवीजन करेंगे। भाग 1 कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक। और इसमें उल्लेख किया गया है संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र का। संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र, ठीक है। और आपको आर्टिकल भी याद होगा। आर्टिकल नंबर 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है और 4 में क्या है? बताइए। 1 में क्या है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। 2 में क्या है? विदेशी राज्यों को भारत में मिलाना, भारत में मिलाना। और 3 में क्या है? नाम सीमा क्षेत्र इत्यादि में परिवर्तन। वो भी जो भारत में उपस्थित है, नाम सीमा क्षेत्र, जो राज्य भारत में उपस्थित हैं उनके नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। और ये परिवर्तन करने का अधिकार संसद के पास होता है। आर्टिकल 2 के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था 16 मई सन 1975 को ना। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था नाम सीमा क्षेत्र परिवर्तन के समय, जैसे बिहार से झारखंड, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ काटा गया था ना, और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना। इसके लिए ट्रिक मैंने बताया था छौझा। कौन कौन सा नया राज्य बना था? छौझा। 1/9/15 सन 2000 मतलब नवंबर में। अच्छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऊ से उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तराखंड। देखो छत्तीसगढ़ किससे कटा है? मध्य प्रदेश से। और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से, झारखंड बिहार से। इसको भी आपको साथ में याद करना है, ठीक है। और 4 में क्या है? आर्टिकल 2 और 3 का प्रावधान। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन किया जाए, किसी सीमा में परिवर्तन किया जाए, तो उस विधेयक पर राष्ट्रपति महोदय सिग्नेचर करने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि इसे कोई संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, इसे एक सुधार माना जाता है। तो आप आर्टिकल 4 तक पढ़े हुए हैं। इसके बाद कौन सा भाग शुरू होगा? भाग 2। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। और नागरिकता का उल्लेख किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? 5 से 11। आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक। चलिए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट पूछते हैं आपसे। बताइए, नागरिकता शब्द का उल्लेख या नागरिक शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? अरस्तु ने। किस पुस्तक में? अपनी पुस्तक राजनीति में। उन्होंने नागरिकों के कुछ अधिकार बताया था ना। नागरिकों के कितने अधिकार होते हैं? हाँ, नागरिकों के राजनीतिक अधिकार। कितने राजनीतिक अधिकार होते हैं? 3। कौन कौन से? वोट डालने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार और सरकार की आलोचना करने का अधिकार। तो देखिए, अगर कभी भी आपसे पूछे कि क्या वोटिंग करना मूल अधिकार है? नहीं है, क्योंकि वो कैसा अधिकार है? वो राजनीतिक अधिकार है, ठीक है। और हमारे यहाँ जो नागरिकता ली गई है किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। और एकल नागरिकता को अपनाया गया है। चलिए आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक इसका रिवीजन करते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 5 में क्या है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। 6 में क्या है? पाकिस्तान से आने वालों की नागरिकता। 7 में क्या है? भारत से पाकिस्तान जाकर पुनः भारत आने वालों की नागरिकता। और 8 में क्या है? विदेश में रहने वालों की नागरिकता। भाई कुछ आदमी ऐसे हैं जो भारत के हैं लेकिन वर्तमान समय में विदेश में रह रहे हैं, तो थोड़ी ना बोल सकते हैं कि वो वहाँ के नागरिक हो गए। हैं यहीं के नागरिक, लेकिन रह रहे हैं वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ जो भी कर रहे हैं। तो 8 में विदेश में रहने वालों की नागरिकता। और 9 में क्या है? विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता का स्वतः समाप्त हो जाना। समझ गए कि नहीं? एक ही नाव पर पैर रख सकते हैं, अगर उस पर पैर रखे पूरी तरह तो उधर से छोड़ दिया। विदेश में नागरिकता लिए तो भारत की नागरिकता समाप्त। और आर्टिकल नंबर 10 में क्या है? नागरिकता का बने रहना। बने रहना नागरिकता तब तक बनी है जब तक आप संविधान विरोधी काम नहीं करते हैं। संविधान विरोधी काम करेंगे तो नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और 11 में क्या है? नागरिकता संबंधी कानून संसद का गृह मंत्रालय बनाएगा। एक आर्टिकल याद किए रहो, ठीक है, पूरा का पूरा। तो आपको 1 से लेके 11 तक रिवीजन करा दिए। अगला देखो, भाग 3। बताइए भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। हाँ, मूल या मौलिक अधिकार। भाग 3 ही तो हम आपको पढ़ा रहे हैं ना। भाग 3 में है मूल या मौलिक अधिकार।
इसे कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट्स, और इसे लिया गया अमेरिका के संविधान से, यूएसए से, ठीक है। इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 के बीच में। अब इससे रिलेटेड मैं कुछ पॉइंट पूछता हूँ। एक दिन मैंने केवल आपको यही बताया था कि मूल अधिकार होता क्या है ना, बताइए। मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है मूल अधिकारों का रक्षक। मतलब हम कह सकते हैं न्यायपालिका ना, न्यायपालिका। अच्छा बताइए, कौन सा ऐसा मूल अधिकार है जिसे अब मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं रखा गया है? संपत्ति का मूल अधिकार, जो कि आर्टिकल 31 में था, उसे अब मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है और उसे बना दिया गया है कानूनी अधिकार, रख दिया गया 300 के काम में। और इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 44वां संविधान संशोधन 1978। बताइए, शिक्षा का मूल अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002। देखो, 2 संविधान संशोधन आपको रट्टा मार के रखना है, 44वां 1978 और 86वां 2002, ठीक है। इसमें हटाया गया, इसमें जोड़ा गया, इसमें हटाया गया संपत्ति का मूल अधिकार, इसमें जोड़ा गया शिक्षा का मूल अधिकार। किसमें जोड़ा गया? आर्टिकल 21 के काम में। और इसमें जो 31 और 19 एफ में था उसे हटा करके रख दिया गया है 300 के काम में और बना दिया गया क्या? एक कानूनी अधिकार, ठीक है। ये 2 संविधान संशोधन आपको रट्टा मार के रखना है। अब बताइए, ऐसे कौन से 2 आर्टिकल हैं जो किसी भी स्थिति में नहीं रुकते हैं? आर्टिकल 20 और 21, बिल्कुल सही। आर्टिकल 20 और 21 ये किसी भी स्थिति में, मतलब अगर देश में आपात भी लग जाता है तब भी इसे रोका नहीं जा सकता, क्योंकि आपको ये बात पता होगी कि जब देश में कोई आपात लग जाता है तो राष्ट्रपति महोदय जो होते हैं वो मूल अधिकार को थोड़े से समय के लिए सस्पेंड कर देते हैं। सस्पेंड वाली बात आ गई तो इसको भी बता देते हैं, सस्पेंड और टर्मिनेट, इसमें क्या अंतर है बताइए? टर्मिनेट एकदम से हटा दिया जाता है, सस्पेंड कुछ दिनों के लिए बैठा जाता है। एकदम से, बिल्कुल सही बात है। अगर सस्पेंड किया जाएगा तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा थोड़े से समय के लिए, लेकिन टर्मिनेट करेगी तो संसद भवन करेगी और हमेशा हमेशा के लिए। समझ गए ना? टर्मिनेट करना, इस बात को आप समझ गए होंगे क्या हुआ? तो आप समझ गए होंगे सस्पेंड करना क्या होता है और टर्मिनेट करना क्या होता है। अगर देखो, मूल अधिकारों की प्रकृति कैसी है? प्रकृति, इसकी प्रकृति नकारात्मक है। नकारात्मक क्यों है? क्योंकि आपने जितना भी मूल अधिकार पढ़ा सब में ये बोला गया कि ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, हर जगह निगेटिव वाली बात बोली गई कि नहीं। तो मूल अधिकार की प्रकृति कैसी है? नकारात्मक। मूल अधिकारों को किस नाम से जाना जाता है? मैग्ना कार्टा। और सही, मैग्ना कार्टा नाम से जाना जाता है। मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ होता है विशेष अधिकार। बताइए, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों की रक्षा कैसे करती है? 5 प्रकार की रिट जारी, बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट। 5 प्रकार का रिट निकालती है। तो बताओ, ये 5 प्रकार का जो रिट है, ये रिट वाली व्यवस्था किस देश से ली गई है? इसे लिया गया है ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। जब मैं आपको आर्टिकल नंबर 32 पढ़ाऊंगा ना तो ये 5 प्रकार का रिट आपको याद करा दूंगा। समझ गए कि नहीं? तो ये तो रहा इसके अंदर की बात। अब आपसे आर्टिकल भी पूछते हैं ना, अंदर वाली बात तो पढ़ ही लिए होंगे क्योंकि पूरा एक दिन इसको हम पढ़ाए थे ना। चलिए अब आर्टिकल से पूछते हैं आपसे। आर्टिकल पूरा जहाँ तक पढ़ाए हैं, क्योंकि मूल अधिकार ही पढ़ाया जा रहा है। आर्टिकल नंबर 12 में है परिभाषा। क्या है? परिभाषा। और आर्टिकल 13 में 3 चीजें हैं। अल्पीकरण, बताइए अल्पीकरण क्या होता है? अगर हमारे मूल अधिकारों की वजह से किसी को मूल अधिकार, बिल्कुल सही। अगर आपके मूल अधिकारों की वजह से किसी और के मूल अधिकार का हनन होता है तो आपका मूल अधिकार अल्प कर दिया जाएगा, इसी को कहते हैं, हाँ, कम कर दिया जाएगा। इसे कहते हैं अल्पीकरण। और इसी में बताया गया है कानून की परिभाषा। कानून की परिभाषा, विधि क्या है? परिभाषा। और इसी में बोला गया है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू, इसे हिंदी में कहते हैं न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं, न्यायिक समीक्षा। तो सुधार करवा देना। न्यायिक समीक्षा किसे कहते हैं आप लोग बताइए? अब हम नहीं बताएंगे। न्यायिक समीक्षा क्या होता है? बताओ कोई कि न्यायिक समीक्षा क्या चीज होती है?
नहीं जानते? भूल गए बड़ी जल्दी। देखो न्यायिक समीक्षा किसे कहते हैं? संसद भवन के द्वारा अगर कोई कानून बनाया जाता है और वो कानून गलत साबित होता है, कैसा साबित हो जाए? गलत साबित हो जाए, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसकी जांच करेगी। किसकी? कानून की जांच करेगी। और अगर कानून गलत पाया जाता है तो उस कानून को पूरी तरह से रद्द कर देगी। जैसे NJAC वाला था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी वाला, मतलब न्यायाधीश जो है उनको चुनने का काम संसद भवन के द्वारा होगा। तब तो एक से चलकर टाइप के पहुंच जाएंगे। भाई न्यायाधीश एक बढ़िया पोस्ट होती है, वो लोग पढ़े लिखे होते हैं। अगर संसद भवन से जाने लगेंगे तो संसद भवन वाले जितने होते हैं सब झूठे वादे दे करके जाते हैं ना। लेकिन भाई जो जज बनता है, जो न्यायाधीश बनता है, वो तो बहुत पढ़ा लिखा होता है। तो अगर कोई भी गलत कानून बनाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? उसकी जांच कर सकती है और उसे रद्द कर सकती है। इसे कहते हैं न्यायिक समीक्षा। आर्टिकल नंबर 14 में क्या बताइए? बताओ। कानून की नजर में सब समान है। बिल्कुल सही। विधि की समक्ष समानता, कहने का मतलब है कानून की नज़र में सब लोग समान हैं। विधि के समक्ष समानता। उसके बाद 15 में क्या है? विधि के समान 15 में बताइए। धर्म जाति निर्मल संस्थान 5 चीजों के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। कौन कौन सा? जन्म स्थान, धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो 5 चीजों के आधार पर भेदभाव में निषेध। 16 में क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब नौकरी का फॉर्म निकलेगा तो सबको फॉर्म भरने का मौका सर दिया जी, जाएगा। हाँ जी। एक लिखा है तो 15 डैश करके 6 लिखा था, उसमें आरक्षण लिखा है। हाँ बिल्कुल, इसी में 15 और 16 में ही आरक्षण है। 15 के 6 नंबर में और इसके भी 6 आरक्षण वाली जो बात है। देखो जब लड़के फॉर्म भरते हैं तो उनको पैसा देना पड़ता है, उनकी फीस कटती है। लेकिन लड़कियां भरती हैं तो उनकी फीस बहुत कम कटती है। और किसी किसी फॉर्म में तो नील होता है, मतलब बिल्कुल नहीं कटती। इसी को तो आरक्षण कहते हैं, मतलब स्पेशल छूट देना, ये आरक्षण है। समझ गए ना? तो आर्टिकल 15 और 16 में है। अभी फिलहाल हम आपको आर्टिकल का रिवीजन करा रहे हैं, अंदर वाली बातें आप पढ़ लीजिएगा। तो 16 में क्या है? नौकरी में अवसर की समानता, जिसे संविधान की टेक्निकल भाषा में कहते हैं लोक नियोजन में अवसर की समानता। और 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। और यहाँ से आप देखेंगे तो हर जगह समानता वाली बात की गई है। इसलिए आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक पहला मूल अधिकार है, उसका नाम क्या है? समता या समानता का मूल अधिकार। समता या समानता का मूल अधिकार। क्योंकि वर्तमान समय में हमारे भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मूल अधिकार का उल्लेख किया गया। शुरू में कितना था? 7। वर्तमान समय में कितना है? 6 में से मैंने आपको एक ही वाला बता दिया। आगे देखते हैं आर्टिकल नंबर 19 से। आर्टिकल नंबर 19, 20, 21 का और 22। 19 में क्या है? वाद एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 20 में क्या है? दोष सिद्धि। जब तक किसी व्यक्ति का दोष सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक वो अपराधी नहीं कहलाएगा। और इसमें 3 बातें थी कि अपराध के समय का कानून, एक अपराध के लिए एक सजा, खुद के विरुद्ध गवाही। उसके बाद आर्टिकल नंबर 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसी में है निजता का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार। इसी में है आपकी पर्सनल लाइफ से संबंधित व्यभिचार करने का अधिकार। बहुत सारी बातें इसी में बोली गई हैं आर्टिकल नंबर 21 में। उसके बाद 21 का में तो आप जानते हैं राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का मूल अधिकार। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया ना। इसके बाद आर्टिकल नंबर 22 गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी कितने तरीके से होती है? 2 तरीके से बताए थे ना। 2 मतलब गिरफ्तारी। गिरफ्तारी आर्टिकल नंबर 22 में है गिरफ्तारी से संरक्षण। एक तो अपराध के पहले की गिरफ्तारी और एक तो अपराध के बाद की गिरफ्तारी। तो आर्टिकल नंबर 19, 20, 21, 22, 23 ये हर प्रकार की स्वतंत्रता देता है। तो इसे कहा जाता है स्वतंत्रता का मूल अधिकार। स्वतंत्रता का मूल अधिकार। तो 2 मूल अधिकार हो गए। तीसरा देखते हैं 23, 24। आर्टिकल नंबर 23 में बोला गया है कि मानव का दुर्व्यापार, मानव को बेच या खरीद नहीं सकते, मानव का दुर्व्यापार, बलात्कार, श्रम, बेगारी, बंधुआ मजदूर, ये सारी चीजें नहीं करा सकते हैं। और 24 में बोला गया है कि 14 वर्ष से कम बालकों को जोखिम भरे कामों में न लगाया जाए। ठीक है, मतलब बाल नियोजन पर प्रतिबंध। नियोजन मतलब नौकरी, बच्चों को नौकरी पर ना लगाया जाए, 14 वर्ष से कम बच्चों को। तो ये आपका शोषण होने से बचाता है। यहाँ पर कहा जाता है कि आदमी को बेच या खरीद नहीं सकते, उसे बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते। शोषण होने से बचाता है कि नहीं? तो आर्टिकल नंबर 23 और 24 में कौन सा अधिकार है? शोषण के विरुद्ध है।
नहीं तो कहो शोषण का अधिकार। अब शोषण का अधिकार कौन सा होता है? शोषण के विरुद्ध, ठीक है, शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार, ये हो गया। इसके बाद कल पढ़ाया था ना मैंने, कल ही तो पढ़ाया था। इसके बाद आपका है आर्टिकल नंबर 25, 26, 27, 28, यहाँ तक बताया मैंने। आर्टिकल नंबर 25 में क्या बोला गया था? किसी भी धर्म हाँ, आर्टिकल नंबर 25 में बोला गया कि आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, यू आर फ्री टू। मतलब आपको जो भी धर्म अच्छा लगता है उस धर्म को आप मान सकते हैं, और जिस धर्म को मान रहे हैं उस धर्म के हिसाब से आप अपने रीति रिवाज को भी मान सकते हैं। भाई जैसे हिंदू धर्म मान रहे हैं तो होली आप खेल सकते हैं, दीपावली मना सकते हैं, तो उस धर्म के हिसाब से आप उस रीति रिवाज को भी मान सकते हैं। तो इसमें बोला है किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, ठीक है। आर्टिकल नंबर 25 में क्या बोला है? किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। और 26 में क्या बोला है? आप जिस भी धर्म को मानते हैं उस धर्म का प्रबंधन कर सकते हैं। प्रबंधन करने का मतलब आपका मन है कि एक बड़ा सा मंदिर बनवाए, बनवा सकते हैं। हिंदू धर्म मानते हैं तो भाई भगवान राम का मंदिर बनवा दीजिए। इस्लाम धर्म का मानते हैं तो अल्लाह वाला बनवा दीजिए, ठीक है। तो धार्मिक प्रबंधन की बात की गई। और 27 में क्या बोला गया है? धार्मिक कार्यों के लिए रखा गया धन टैक्स मुक्त होगा। धार्मिक कार्यों के लिए रखा गया धन टैक्स मुक्त होगा। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ी मंदिर बनवानी है, तो उस मंदिर को बनवाने के लिए जो पैसा इकट्ठा हो रहा है, क्या उस पैसे पर टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि उससे एक धार्मिक कार्य होने वाला है। तो आर्टिकल नंबर 27 में बोला, इसीलिए जितने भी सांसद विधायक बनते हैं ना, सबसे पहला काम करेंगे एक बढ़िया मंदिर बनवा देंगे, पैसा कलेक्शन उसी में होता रहेगा, क्योंकि वहाँ से तो टैक्स लगता नहीं है। तो धार्मिक कार्यों के लिए रखा गया धन टैक्स मुक्त होगा। उसके बाद 28 में क्या बोला गया है? किसी भी सरकारी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी भी सरकारी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और इसके तहत बताया गया है कि जो मदरसा होता है, मदरसा और संस्कृत विश्वविद्यालय, ये इसका उल्लंघन नहीं करता है, ऐसा बताया गया है। लेकिन असलियत तो कुछ और ही है कि नहीं? समझ गए ना? तो आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक पढ़ा दिया गया है। अब आपको पढ़ाते हैं इसके आगे। चलिए अब आगे पढ़ाते हैं। आर्टिकल नंबर 29। तो आर्टिकल नंबर 29 में क्या बोला गया? देखो, ये परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण आर्टिकल है। ये कई पेपर में मिला हुआ है, मतलब ये अक्सर आता रहता है। हाँ, आर्टिकल नंबर 29 में कहा गया है अल्पसंख्यकों, इसको हूबहू ऐसे याद करना है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण मतलब जो हमारे देश में अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी हैं, उनका भी हमें संरक्षण करना है, हमें उनका हित करना है। अल्पसंख्यक क्या होता है? सबसे पहले तो ये जान लो, अल्पसंख्यक दो आधार पर हो सकते हैं। अगर किसी भाषा को बोलने वाले की संख्या 10% से कम है, तब वो क्षेत्र अल्पसंख्यक होगा। या किसी धर्म विशेष को मानने वाले की संख्या 10% से कम है, वो भी क्या होगा? अल्पसंख्यक क्षेत्र होगा। तो अल्पसंख्यक का मतलब ये है कि जिनकी संख्या अल्प है। अल्प मतलब कम, और संख्यक मतलब संख्या। समझ गए ना? जैसे हमारे देश में इस्लाम धर्म को मानने वाले मतलब जो मुस्लिम लोग हैं, ये हमारे देश में अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि मुस्लिमों की संख्या कम है कि नहीं? ऐसे ही बौद्धिज्म जो है, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, इनकी भी संख्या कम है। तो बौद्ध धर्म भी क्या है? अल्पसंख्यक। ऐसे जैन धर्म वाले भी क्या है? अल्पसंख्यक। ऐसे कुछ क्रिश्चियंस भी होंगे, तो जो क्रिश्चियन धर्म को मान रहे हैं वो भी क्या है? अल्पसंख्यक है। तो अल्पसंख्यक कितने आधार पर हो सकते हैं? दो आधार पर। एक तो भाषा के आधार पर हो सकते हैं, और दूसरा धर्म के आधार पर हो सकते हैं। धर्म के आधार पर अगर देखा जाए तो मुसलमान लोग कैसे होते हैं? अल्पसंख्यक होते हैं। अभी आप देखिए क्लास में बहुत कम ही लोग मुस्लिम इस्लाम धर्म को मानने वाले रहते हैं, मतलब मुस्लिम होते हैं, बहुत कम ही, ज़्यादा 2, 4, 10, 15 ऐसे रहते हैं। जब सुबह मॉर्निंग में
यहाँ पूरी क्लास भरी रहती है तो ज़्यादा बच्चे नहीं रहते हैं, उसमें भी कम से कम 10-15 लोग रहते हैं, बाकी सब जितने हैं और धर्म के रहते हैं। तो किसी धर्म को मानने वाले की संख्या अगर कम है तो उसे अल्पसंख्यक कहा जाएगा, किसी भाषा को बोलने वाले की संख्या कम है तो उसे भी क्या कहा जाएगा, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक समझ गए ना। अब इसमें एक शब्द आ रहा है हित। हित मतलब तो समझते हैं अच्छा करना, तो हमें अल्पसंख्यकों का भी हित करना, या नहीं कि कोई किसी धर्म को मानने वाले की संख्या कम है तो उसको प्रताड़ित करना शुरू कर दो, तुम्हारी संख्या कम है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुमको भगा देंगे, ये वो दुनिया भर। प्रताड़ित नहीं करना है, हमें क्या करना है, उनका हित करना है, ठीक है, उनका हमें संरक्षण करना है। तो आर्टिकल नंबर 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करना है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अब जैसे मान लीजिए कोई अल्पसंख्यक किसी विद्यालय में पढ़ने जाता है, ठीक, और उसका धर्म अलग है, या हो सकता है कि जाति ही अलग हो, या हो सकता है वेशभूषा अलग हो, वेशभूषा, या बोली भाषा अलग हो, बोली भाषा, भाई ये डिफरेंट हो सकता है कि नहीं। जैसे जो शुद्ध इस्लामिक होते हैं, मतलब वो शुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, अरबी का मिश्रण ज़्यादा रहता है उसमें। तो मान लीजिए किसी का धर्म अलग है तो क्या उसे हम विद्यालय जैसे संस्थानों में पढ़ने नहीं देंगे, बिल्कुल पढ़ने दिया जाएगा। जाति के हिसाब से नहीं रोका जा सकता है। वेशभूषा, भाई किसी की वेशभूषा कुछ अलग है, जैसे आपके आस पड़ोस में जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं वो हिजाब पहनते हैं, हिंदू जो लोग हैं वो लोग अपना गेरुआ वस्त्र मान लो पहनते हैं, जो क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले हैं सब अलग अलग वेशभूषा में हो सकते हैं कि नहीं। तो अलग अलग वेशभूषा, बोली भाषा, इस आधार पर किसी भी बच्चे को, किसी भी व्यक्ति को विद्यालय या अन्य शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने से रोका नहीं जाएगा। इनका हमें हित करना है, ना कि हमें इन्हें रोकना है। समझ गए कि नहीं। जैसे मान लीजिए कोई बौद्ध धर्म को मानने वाला है तो बौद्ध धर्म में पहले तो बौद्ध धर्म में बहुत टफ मार्ग हुआ करता था, उससे भी ज़्यादा टफ मार्ग जैन धर्म में हुआ करता था। अभी जैन जो वास्तव में जैन धर्म को मानने वाले होते हैं ना, वो एकदम नंगे रहते, एकदम नंगे, कुछ नहीं पहनेंगे, एकदम नंगे। अब बताओ कोई जैन धर्म वाला आ जाए और कहे कि सर हमको भी ट्यूशन पढ़ना है यहाँ पर, तो भाई इस आधार पर तुम कह ही नहीं पाएंगे कि तुम दूसरे धर्म को मानते हो, नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं। तो क्या होगा। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताया था ना आर्टिकल 25 पढ़ाते समय कि आर्टिकल 25 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई है, और इसमें बताया गया है कि आप जैसे विद्यालय जैसे संस्थानों में जाते हैं तो विद्यालय का अपना कोड होता है, विद्यालय का अपना रूल होता है कि नहीं। आप किसी भी धर्म को मानने वाले हैं लेकिन विद्यालय में जाएंगे विद्यालय का यूनिफॉर्म पहन के, कि आप अपने धर्म के हिसाब से पहन के जाते हैं, विद्यालय के कोड के हिसाब से जाते हैं ना। जिस भी विद्यालय में अलग अलग लगा रहता है, कहीं पिंक लगा है, कहीं येलो लगा है, कहीं ब्लू लगा है, सब होता है भाई। बड़ी जैसे बड़ा संस्थान बहुत ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पर भी बना रहता है, आई कार्ड लगा देते हैं, मतलब कोचिंग इतना नहीं करते हैं। विद्यालय जैसे संस्थानों में लगाया जाता है तो कोई अगर पढ़ने आएगा तो उसको अपनी धर्म जाति से ऊपर होके आना पड़ेगा। भाई अगर आप शिक्षा लेना चाहते हो तो शिक्षा ले लो, या तो आप अपना धर्म ही मानो कि नहीं हम धर्म के हिसाब से चलेंगे, इसी हिसाब से पढ़ाया जाए सर जी, तो ऐसा नहीं हो सकता है। विद्यालय का अपना कोड होता है, समझ गए ना। तो इस आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। धर्म, जाति, वेशभूषा या बोली के आधार पर उसे विद्यालय जैसी संस्थाओं में प्रवेश लेने से रोका नहीं जाएगा। लेकिन वो अगर अपना धर्म आगे रखेगा कि नहीं हम अपना धर्म मानेंगे, हम तो नंगे आएंगे पढ़ने, आपको पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों का हित करना है। तो भाई सीधा सीधा कह दिया जाएगा कि विद्यालय या कोचिंग संस्थान इन सब का अपना कोड होता है, जो रूल बनाया गया उस रूल के हिसाब से आइए, तब तो पढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे। अब बाकी अपना धर्म लेकर के ढोगे कि नहीं हमारा धर्म ऊपर रहेगा, पढ़ाई नीचे, तो जाओ फिर नहीं पढ़ाया जाएगा। समझ गए कि नहीं। तो हमें अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करना है, समझ गए ना। और ये क्वेश्चन पेट में कई बार पूछा गया। अभी तो पेट वाले तो एकदम गर्दा उड़ा दिए हैं, ऐसा जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बताओ महात्मा गांधी ने धोती पहनना कब शुरू किया था। अगला क्वेश्चन ऐसा आएगा कि बताइए सुभाष चंद्र बोस ने टोपी लगाना कब शुरू किया, जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर अपने फूल लगाना कब शुरू किया। ऐसे अलग अलग क्वेश्चन बनेगा ना। कि काकोरी कांड जब हुआ तो ट्रेन की स्पीड क्या थी, कौन जूता पहन के गया था, कौन चप्पल पहन के गया था, ये भी पूछा जा सकता है। आजकल का ट्रेंड है भाई, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो पेट वाले दरअसल में क्या है ना, पेट वाले आपको पास करने के लिए पेपर नहीं बनाए, फेल करने के लिए बनाए कि अधिक से अधिक लोग फेल हों। पास होने के लिए नहीं बनाया गया।
भाई ताकि संख्या कम हो। ऐसे इतना परेशान कर दो कि लोग नौकरी लेने से इसे तौबा कर देंगे, भैया नौकरी नहीं चाहते हैं, पढ़ाई से मन ही रूठ जाए। ऐसा आप खूब पढ़ो, मान लो 1 साल पढ़ो, और 1 साल पढ़ने के बाद जितना पढ़ाए रहे हम उसमें से 1% ना आए तो आपको लगे फालतू पढ़ा रहे थे इतना दिन, कुछ नहीं कोई मतलब है। भाई कोई मतलब रहेगा उस पढ़ाई का? कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना। तो जो पढ़ाया जाए उसमें से पूछा जाए। आलतू फालतू की चीज़ पूछ रहे हो कि कौन क्या कर रहा है। और करंट तो ऐसा पूछा गया था कि करंट ही लग जाए। करंट ऐसा पूछा गया कि आपको सही में करंट लग जाए। कोई मतलब ना, जितना हमारे यहाँ मतलब स्पेस से संबंधित काम हुआ, जैसे चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, आदित्य L1 लॉन्च किया गया, TBD-1 लॉन्च किया गया, मिशन गगनयान लॉन्च किया गया, समुद्रयान लॉन्च करने की तैयारी की जा रही, इतना सारा व्हीकल तैयार किया गया, इतनी सारी चीज़ें लॉन्च की गई, लेकिन एक भी कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा गया, कुछ नहीं पूछा गया। इससे जाओ फालतू फालतू, कहीं इनका पूछ रहे हैं, कहीं इनका पूछ रहे हैं, यही सब पूछ रहे हैं। देखो पेपर वाले बड़े खतरनाक होते हैं। अगर वो सरल बनाना चाहेंगे तो मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि पूछेंगे बताओ आपके मामा का नाम क्या है। तो हर व्यक्ति अपने मामा का नाम जानता है, लेकिन अगर कठिन प्रश्न बनाएंगे तो पूछेंगे बताओ हमारे मामा का नाम क्या है। अब आप चाहे जितना पढ़े लिखे रहोगे एक जानवर के मामा का नाम नहीं जान सकते हो। तो ऐसा ही क्वेश्चन आजकल बनाया जा रहा है बहुत खतरनाक तरीके से। तो आप आर्टिकल 29 समझ गए हैं ना? इसमें बस इसको एकदम रट्टा मार के याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यही याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला आर्टिकल बताते हैं। अल्पसंख्यक भी समझ गए होंगे, इसका मीनिंग निकालिए। अल्प मतलब कम, संख्यक मतलब संख्या। जिनकी संख्या कम हो उन्हें कहते हैं अल्पसंख्यक। जैसे मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई। क्या हिंदू धर्म हमारे देश में अल्पसंख्यक है? नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म पाकिस्तान में अल्पसंख्यक है, उनकी संख्या कम है। समझ गए ना? तो अल्पसंख्यक आप समझ गए होंगे। अल्पसंख्यक कितने आधार पर हो सकते हैं? 2 आधार पर हो सकते हैं। कौन कौन सा आधार है? धर्म और भाषा के आधार पर। अगला देखते हैं आर्टिकल नंबर 30। आर्टिकल नंबर 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक अपना विद्यालय खोल सकते हैं, अपना शिक्षण संस्थान, ऐसे शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को उर्दू पढ़ने का मन है, भाई इस्लाम धर्म को मानने वाला है, अल्पसंख्यक है, उसको स्पेशली उर्दू ही पढ़ना है। कहे कि सर यहाँ पर आए कोचिंग में, कहे सर हमको उर्दू पढ़ना है, तो हम कहेंगे भाई यहाँ पर उर्दू नहीं पढ़ाया जाता है। ऐसे ही कई कोचिंगों में जाए तो वहाँ पर भी कोचिंग ना पढ़ाया जाए, ये मतलब उर्दू पढ़ाया ही ना जाए, कम से कम 10-20 जगह कोचिंग ढूंढे और उसको कहीं पर उर्दू ना पढ़ाया जाए। तो ऐसी स्थिति में उसके मन में एक विचार आएगा कि चलो ऐसा है कि हम एक विद्यालय खुलवा देते हैं। जैसे हम भटके हैं, ऐसे कोई नहीं भटकना चाहिए, एक हम मदरसा खुलवा देंगे। और मदरसा खुलवा देंगे तो उसमें क्या पढ़ाया जाएगा? केवल उर्दू ही पढ़ाया जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो अल्पसंख्यक भी क्या कर सकते हैं? अपना शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। जैसे मदरसा, मान लीजिए किसी को केवल संस्कृत ही पढ़ना हो, आए कहे सर केवल हमको संस्कृत पढ़ा दीजिए। अब यहाँ पर तो भाई साइंस पढ़ाया जाता है, मैथ्स पढ़ाया जाता है, पॉलिटी पढ़ाई जाती है, हिस्ट्री पढ़ाया जाता है, रीजनिंग पढ़ाया जाता है, करंट पढ़ाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। लेकिन क्या संस्कृत पढ़ाया जाता है? नहीं पढ़ाया जाता है। तो स्पेशली संस्कृत अगर पढ़ना है कि बस संस्कृत के प्रचंड विद्वान बनना चाहते हैं तो उनको कहाँ जाना चाहिए? संस्कृत विश्वविद्यालय में, संस्कृत विश्वविद्यालय में। और मान लो ऐसा कोई विद्यालय है हो ही ना, तो क्या होगा? खुद खुलवा दो और क्या, ताकि जैसे वो भटके हैं दूसरा कोई ना भटक नहीं पाए। तो ऐसा विद्यालय खोला जा सकता है। समझ गए कि नहीं? तो अल्पसंख्यक क्या कर सकते हैं? अपना शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। और सरकार भी इनकी मदद करती है, सरकार सहायता भी करेगी, सरकार इनकी मदद करेगी। क्यों मदद करेगी? क्योंकि हमें कहा गया है कि हमें अल्पसंख्यकों का हित करना है, तो हित करने के लिए तो मदद कर रहे हैं ना, सरकार इनकी मदद करेगी। लेकिन मदद के नाम पर पता नहीं क्या क्या हो जाता है, सरकार इनकी मदद करेगी। समझ गए ना? आर्टिकल 29 और 30। 29 में बोला गया है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। हमें हमारे देश में जो भी अल्पसंख्यक हैं हमें उनका हित करना है, उनका अहित नहीं करना है। और 30 में बोला गया है कि अगर अल्पसंख्यक संतुष्ट नहीं होते हैं
वो चाहते हैं कि नहीं हम केवल स्पेशली पढ़ें। अब जैसा कि मैंने उस दिन बताया था कि एक बच्चा मेरे पास पढ़ता था, वो उर्दू की किताब लेकर के आया हुआ था। तो हम कहे लाओ देखें थोड़ा, तो कहा नहीं 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 सर आप मत छूइए। हम कहे क्यों? कहा सर नापाक हो जाएगा। हम कहे इसका मतलब हम नापाक हैं, हमारे छूने से नापाक हो जाएगा। हम कहे इस हिसाब से तो तुम इसको भी नहीं छू सकते हो, और कोई किताब ये भी तो नापाक हो जाएगी। तो जैसे मान उनका स्पेशल मतलब होता है ऐसा वास्तव में। जैसे वो पढ़ते हैं ना, तो उर्दू की किताब जब पढ़ते हैं तो उसके लिए जूता चप्पल उतार के जाते हैं। अभी आप लोग पढ़ रहे हैं जूता चप्पल पहने हुए हैं ना, विद्यालय में पढ़ रहे थे तब भी जूता चप्पल पहन के भगवान की प्रार्थना कर लेते थे कि नहीं? लेकिन मदरसों में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर उनका रूल चलता है। उसी के हिसाब से एकदम बढ़िया बोरा बिछा देंगे, उसी में बैठा कर पढ़ाते हैं, जूता चप्पल बाहर होता है। समझ गए कि नहीं? हमारे यहाँ तो अलग ही व्यवस्था है। अब कोई ऐसी व्यवस्था चाहता है, मान लो हाँ यहाँ पर है ना, कोई मान लो ऐसी व्यवस्था चाहता है, कोई अल्पसंख्यक आके यहाँ पर पढ़ने लगे और कहे सर हमको ये बात अच्छी नहीं लग रही कि सारे के सारे बच्चे यहाँ पर जूता पहन के आ रहे हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है। सबसे कहिए जूता बाहर निकालें, भाई जूता बाहर निकलवा दें, और किसी पता चले कि कोई नया जूता पहन के आया वो बदल के चला जाए चुपचाप। ऐसे जब लोग दर्शन करने जाते हैं ना, बहुत खतरनाक लोग होते हैं। बेला देवी दर्शन करने जाते हैं ना, अपना जूता उतारेंगे, उसके बाद देखेंगे कोई ठीक ठाक है, ठीक ठाक वाला जूता पहन के गायब हो जाएंगे, उनका सड़ा वाला जूता। तो ऐसे मान लो यहाँ पर भी उतरवा दें, और जो चालाक बच्चे होंगे जूता उता बदल लें, तब तो दिक्कत हो जाएगी बड़ी। हमको भी बोलेगा सर आप जूता पहने हुए हैं, सैंडल पहने हुए हैं, आप भी इसको बाहर निकाल के यहाँ पर साफ सफाई करवाया जाए, यहाँ पर चटाई बिछवाया जाए तभी पढ़ाया जाएगा। नहीं हम यहाँ पर पढ़ेंगे ही नहीं। अब उसके लिए तो ना हमको परंपरा के हिसाब से चलना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि तुम जा करके अपना मदरसा में पढ़ो। और कोई बहुत भाई पंडित होंगे जो वो भी तो साफ सफाई के साथ पढ़ते होंगे बहुत, तो जाए कहाँ पर? संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़े। हालांकि कहा जाता है कि यहाँ पर उर्दू भाषा सिखाई जाती है और यहाँ पर संस्कृत भाषा सिखाई जाती है। समझ गए ना? आर्टिकल 29 और हाँ मदरसा में क्या चीज? आर्टिकल 29 और 30 समझ गए ना? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। और आर्टिकल नंबर 30 में क्या है? अल्पसंख्यक अपना शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। समझ गए कि नहीं? चलिए अब आगे चलते हैं। अच्छा एक चीज यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर भी एजुकेशन की बात की गई है, शिक्षा संबंधित बात की गई है कि नहीं? और आर्टिकल नंबर 30 में भी इसे कहा जाता है शिक्षा का मूल अधिकार। कौन सा अधिकार? शिक्षा का मूल अधिकार। शिक्षा का मूल अधिकार। अब आप लोग बताइए, शिक्षा का मूल अधिकार पढ़ाने से पहले आपको कितना मूल अधिकार पढ़ा दिया गया है? यहाँ पर मैं नंबर लिख रहा हूँ और आप लोग बताइए कौन कौन सा। पहला नंबर बताओ जल्दी जल्दी। पहला मूल अधिकार हाँ समता या समानता का मूल अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का मूल अधिकार। और तीसरा धार्मिक शिक्षा का मूल अधिकार। गलत, शोषण के विरुद्ध। हाँ शोषण के विरुद्ध। और उसके बाद धार्मिक शिक्षा का अधिकार। धार्मिक। उसके बाद ये वाला शिक्षा का मूल अधिकार। कितना पढ़ा दिए? 5। और पढ़ाना है आपको कितना? 7। हालांकि वर्तमान समय में तो 6 ही है ना, लेकिन जो नहीं है उसको भी तो पढ़ाएंगे। पढ़ाने के बाद गलत करवा देंगे कि ये नहीं है। समझ गए ना? चलिए अगले आर्टिकल पर चलते हैं। आर्टिकल नंबर 31। देखिए आर्टिकल नंबर 31 में क्या था? आर्टिकल 31 इसमें बोला गया है संपत्ति का मूल अधिकार। संपत्ति का मूल अधिकार। और दुख की बात तो ये है कि ये वर्तमान समय में एग्जिस्टेंस में नहीं है। यह संपत्ति का मूल अधिकार इस समय हमारा मूल अधिकार नहीं है, इसे हटा दिया गया है। बताइए आप लोग, इसको तो हम पढ़ा चुके हैं ना। संपत्ति का मूल अधिकार पहले मूल अधिकार था, पहले ये मूल अधिकार था, और वर्तमान समय में इसे बना दिया गया है कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार भी कहते हैं। कानूनी या विधिक अधिकार। तो इसको हटाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978। और
पहले ये पर कहाँ पर था? आर्टिकल नंबर 31 में था। कहाँ पर था? आर्टिकल 31। और वर्तमान समय में कहाँ रख दिया गया है? 300 के काम में। ठीक है, एक एक पॉइंट याद किए रहना कि पहले मूल अधिकार कहाँ पर, ये संपत्ति का मूल अधिकार कहाँ पर था? आर्टिकल नंबर 31 में था। लेकिन वर्तमान समय में इसे मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके बना दिया गया है एक कानूनी या विधिक अधिकार। ठीक है, कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया है और इसे रखा गया आर्टिकल नंबर 300 के काम में। ये पैतृक संपत्ति की बात करता था। पैतृक संपत्ति, पैतृक संपत्ति, पैतृक संपत्ति क्या होती है? जो आपको आपके पिता से मिली है ना, पिता के द्वारा मिली गई संपत्ति पैतृक संपत्ति कहलाती है। तो आर्टिकल नंबर 31 में पैतृक संपत्ति की बात की गई थी और आर्टिकल 19 में भी तो एक संपत्ति वाला था ना, उसमें खरीदने वाली संपत्ति की बात की गई थी। पैतृक संपत्ति किसमें है? आर्टिकल 31 में है। और खरीदी गई संपत्ति की चर्चा किसमें थी? आर्टिकल 19 के एफ में थी। और दोनों को क्या कर दिया गया? डिमोलिश कर दिया गया है, हटा दिया गया है। समझ गए कि नहीं? तो आर्टिकल नंबर 31, आप लोग ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा सर आर्टिकल 19 एफ में भी संपत्ति था, यहाँ पर भी संपत्ति है। तो बिल्कुल संपत्ति वहां पर थी। वहां पर कौन सी संपत्ति थी? खरीदी गई संपत्ति। और आर्टिकल 31 में कौन सी संपत्ति है? पैतृक संपत्ति। लेकिन इसे इस समय मूल अधिकार नहीं बनाया गया है, इसे क्या बना दिया गया? कानून अधिकार या विधिक अधिकार। तो बात ये आती है कि इसे क्यों हटाया गया? इसके पीछे रीजन रहा होगा ना कोई? बताए थे, बताइए क्यों? बिल्कुल सही, राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए। राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए, अब राष्ट्रहित को कैसे ध्यान में रखा गया? जैसे मान लीजिए कहीं पर सड़क बन रही थी, ठीक है, अब सड़क बन रही है और किसी आदमी का वहाँ पर घर आ जाए, जमीन आ जाए, तो सरकार कहे कि भाई आप अपना यहाँ से घर हटा लीजिए, हम यहाँ पर सड़क बनाना चाहते हैं। तो कहेगा क्यों हटाएं, ये तो हमारी संपत्ति है। वो कहेंगे हम सरकार हैं, वो कहेगा हम नागरिक हैं। नागरिकों का मूल अधिकार होता है और मूल अधिकार कानून करो, चाहे सरकार करे चाहे कोई नागरिक करे, उसके लिए तुरंत हम सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, सीधा सुप्रीम कोर्ट में ही चले जाएंगे। अब सरकार भी धर्रा जाएगी। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो जब भी देश में कुछ विकास वाला काम होता था, लोग अपनी ज़मीनें नहीं देते थे, सड़क ले जाने घुमा के ले जाओ। तो देश की विकास में बाधा बन रही थी ये संपत्ति, इसीलिए इस संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया। अब हटाने का मतलब ये नहीं कि आपकी संपत्ति आपकी नहीं है, आपकी संपत्ति आपकी ही संपत्ति है, लेकिन सरकार को अगर ज़रूरत पड़ती है तो एक निश्चित मुआवजा दे करके आपकी संपत्ति आपसे छीन सकती है। समझ गए कि नहीं? मान लो यहाँ पर कोई बहुत बड़ा ब्रिज बनने लगे और कोई कहे कि हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे, तो सरकार छीन लेगी, कहेगी कैसे नहीं दोगे? अब संपत्ति तुम्हारा मूल अधिकार नहीं है, कोर्ट में नहीं जा सकते। अब मुआवजा ना ले तो मुआवजा इतना दे देते हैं ना, 10 गुना बढ़ा के दे देते हैं। सर जी 6 लाख मिला एक बूढ़े को वो बांस की कोठी के पीछे। हाँ वही तो बता रहे हैं ना, बिल्कुल वही तो बता रहे हैं कि इतना आपको दे दिया जाता है कि आप खुद सोचोगे कि कोई सरकारी काम में हमारी संपत्ति आ जाए, इतना पैसा मिल जाता है कि आप मना ही नहीं कर पाओगे। समझ गए ना? अच्छा ये बताओ भाई, संपत्ति का मूल अधिकार अब आपका मूल अधिकार नहीं है, सरकार इसे छीन नहीं सकती। ये तो बात सरकार इसे छीन सकती है भाई, अब ये कानूनी अधिकार बन गया है ना, तो सरकार इसे छीन सकती है। क्या आम नागरिक भी छीन सकता है? नहीं छीन सकता है, केवल सरकार छीन सकती है। नहीं तो सोचो कोई भी छीन सकता है, सरकार ही छीन सकती है एक निश्चित मुआवजा देकर। बाकी वो मारपीट वाला मामला तो अलग ही हो जाता है, जबरदस्ती किसी से करा लो या किसी को पिवा के करवा दो। ये गाँव में अक्सर ऐसा होता है, दारू सारू पिया देंगे, उसके बाद बैनामा लिखवा देंगे, जब मौज करो, ऐसा हो जाता है गांव में। लेकिन ज़बरदस्ती वाला मामला नहीं। तो आप समझ गए होंगे कि इस संपत्ति के अधिकार को क्यों हटाया गया, क्योंकि ये देश की विकास में बाधा बना था। इसको नोट करके लिख लेना। यह देश के विकास में बाधा बन रहा था। समझ गए ना? बाधा बन रहा था। और आपका एक सबसे बड़ा फायदा ये हो गया कि आर्टिकल नंबर 31 ही एक ऐसा मूल अधिकार है, आर्टिकल 31 और 32। आर्टिकल 31 अपने आप में एक मूल अधिकार है। अभी तक आपने जितना भी मूल अधिकार पढ़ा उसमें एक एक दो दो तीन तीन चार चार आर्टिकल आते थे ना। आर्टिकल नंबर 31 अपने आप में एक मूल अधिकार है। ये कौन सा मूल अधिकार है? संपत्ति का मूल अधिकार। ये आर्टिकल ही नहीं है, क्या है? अपने आप में पूरा का पूरा ये मूल अधिकार है। समझ गए ना?
समता या समानता का मूल अधिकार आर्टिकल 1 में मतलब एक ही आर्टिकल में था कि कई आर्टिकल में था? कई आर्टिकल में था ना, आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक। जैसे शोषण के विरुद्ध देखा गया तो आर्टिकल 22 और 23। अगर धर्म वाला बात करें तो 25, 26, 27, 28 था। लेकिन संपत्ति का मूल अधिकार केवल एक आर्टिकल में था। बेचारा अकेला था, इसको भी उड़ा दिए, अकेला देखे इसलिए उड़ा भी दिए। तो आर्टिकल नंबर 31 क्या हो गया है? इस समय समाप्त कर दिया गया है। समाप्त करने का मतलब इसे बना दिया गया है कानूनियत का। अब आर्टिकल नंबर 32 पढ़ाना मतलब उसको बेहतरीन ढंग से पढ़ाना, तो इसको नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। समझ गए ना? नोट कर लीजिए।